हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के पेपर 1 के चैप्टर 3 की वीडियो लेकर आई हूँ। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र में मानविकी परिप्रेक्ष्य, यानी समाजशास्त्र में मानविकी या फिर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। परिप्रेक्ष्य शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रोस्पेक्टिव शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के प्रोस्पेक्टिव शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है ऊपर से नीचे तक देखना, अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या फिर निरीक्षण करना। मतलब जो परिप्रेक्ष्य शब्द है वो अंग्रेजी के प्रोस्पेक्टिव शब्द, यानी इंग्लिश में परिप्रेक्ष्य को प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव का हिंदी रूपांतरण है, और प्रोस्पेक्टिव शब्द लैटिन भाषा के प्रोस्पेक्ट से लिया गया है। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है ऊपर से, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखना, या फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना, या फिर निरीक्षण करना, या फिर ऑब्जर्वेशन करना। तो बेसिकली प्रोस्पेक्टिव शब्द का तात्पर्य है किसी भी वस्तु का, किसी भी घटना का मतलब कि निरीक्षण करके अपना प्रोस्पेक्ट प्रस्तुत करना, या फिर जो भी उसने व्यक्ति ने, जो अनुसंधानकर्ता ने या फिर जो रिसर्चर है, उसने जो कुछ भी देखा वो अपने प्रोस्पेक्ट से क्या बताता है। तो यदि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में इसके अर्थ की बात करें तो प्रारंभ से लेकर अंत तक अन्वेषण करना ही प्रोस्पेक्टिव होता है, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो ऑब्जर्व किया जाता है, जो समझा जाता है, जो जाना जाता है, उसे ही अन्वेषण या फिर निरीक्षण या फिर प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। तो जब कोई वैज्ञानिक किसी विषय विशिष्ट या फिर उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी घटना या फिर तथ्य संबंधी सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन एक दृष्टिकोण से करता है, तो उस विषय का उसे परिप्रेक्ष्य कहलाता है। यानी जब कोई वैज्ञानिक अपने मतलब कोई विशिष्ट विषय ले लिया उसने, और उस विषय के बारे में किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर उस घटना, तथ्य, सामाजिक वास्तविकता आदि के लिए, मतलब आदि का जो घटना जहाँ हुई है उसकी वास्तविकता का अध्ययन एक विशेष दृष्टिकोण से करता है, तो उसे ही विषय का परिप्रेक्ष्य या फिर प्रोस्पेक्टिव कहा जाता है। यानी जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर होता है, वो जो भी घटना को, उसके तथ्यों को देखकर, सामाजिक वास्तविकता को देखते हुए जो कुछ भी ऑब्जर्व करता है, अपना जो विचार प्रस्तुत करता है, या फिर जो भी उसके मन में किसी चीज़ को पहली दफ़ा देखकर जो विचार आता है, उसे ही प्रोस्पेक्टिव कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो आपका कोई दोस्त आपके सामने वो समस्या प्रस्तुत करता है और कहता है कि तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में, तो उसे ही हम प्रोस्पेक्टिव साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि किसी भी घटना के संबंध में आपके क्या विचार है, आपके नज़रिए का देखने का तरीका क्या है, आपकी सोच मतलब क्या है, आपका ऑब्जर्व करने का क्या प्रोस्पेक्टिव है। देखो, कोई भी चीज़ देखने का सबका अलग अलग तरीका, अलग अलग नज़रिया होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस जगह से उसे देख रहे हैं वो चीज़ वैसा ही हो, क्योंकि सामने वाला अलग पोजीशन से उसी चीज़ को देखेगा तो वो चीज़ अलग नज़र आएगी। तो इसे ही प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग लोगों का प्रोस्पेक्टिव अलग अलग होता है। अब इससे रिलेटेड परिभाषा देख लेते हैं। थियोंडरसन के अनुसार मूल विश्वास अभिवृत्ति का अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण अथवा अवलोकन करता है, यही परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो थियोंडरसन क्या कह रहे हैं कि जो मूल विश्वास अभिवृत्ति होती है वो व्यक्ति को एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करती है, तो उस दृष्टिकोण के आधार पर ही व्यक्ति किसी परिस्थिति का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करता है, और जो भी विचार प्रस्तुत करता है उसे प्रोस्पेक्टिव या फिर परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। इलोय चिनाय के अनुसार किसी भी विषय का परिप्रेक्ष्य उसमें प्रयोग होने वाली अवधारणाओं से ज्ञात की जाती है। यानी चिनाय क्या कह रहे हैं कि किसी भी विषय का प्रोस्पेक्टिव, उसमें जो यूज़ करने वाली जो अवधारणाएं हैं, जो परिकल्पनाएं हैं, उससे भी ज्ञात किया जा सकता है कि बेसिकली ये तथ्य या फिर इसकी वास्तविकता क्या है। गुटे एवं हैट के अनुसार किसी
घटना, स्थिति अथवा वस्तु का अलग अलग ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। उनके अनुसार किसी भी विषय अथवा विज्ञान की परिभाषा, अध्ययन का क्षेत्र, उसकी प्रकृति, सिद्धांत एवं अवधारणाएं आदि उसके परिप्रेक्ष्य को निश्चित कराती है। यानी गुटे एवं हैट कह रहे हैं कि किसी भी घटना या फिर स्थिति का या फिर वस्तु का अलग अलग ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। मतलब किसी भी वस्तु को अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो वो हमें अलग तरीके से नज़र आ रही है, इसके विपरीत राइट साइड में रहने वाला व्यक्ति उसे राइट साइड से देख रहा है तो उसका देखने का नज़रिया अलग होता है। इसी तरह से अगर हम किसी व्यक्ति को दुखी देख रहे हैं तो हम अपनी तरफ से केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इसको इस चीज़ की प्रॉब्लम हो या फिर कोई और दुख हो, तो उसका पर्सपेक्टिव अलग हो गया। लेकिन उसी व्यक्ति के बारे में उसका कोई अपना, उसका कोई दोस्त वो असल एक्चुअल परिस्थिति उसकी जानता है कि वो व्यक्ति किस वजह से उदास है, तो उसका पर्सपेक्टिव अलग हो गया, क्योंकि असलियत में उसे सच्चाई मालूम है और जो दूर से देख रहा है उसे सच्चाई नहीं मालूम है। तो एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है या फिर अध्ययन और उसकी प्रकृति और सिद्धांत अवधारणाएं के अनुसार उसका परिप्रेक्ष्य भी अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण को ही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। यानी जो सामाजिक दृष्टिकोण है, यानी हमारे समाज में रहने वाले जो मानव हैं उनकी समस्याएं और विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं, तो समाज में जो अराजकता फैल रही है या फिर अपराध हो रहे हैं, तो जब कोई समाजशास्त्री सामाजिक दृष्टिकोण से उन समस्याओं का अध्ययन करता है या फिर उन तथ्यों को जानने का प्रयास करता है तो उसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। अब बात करते हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रकार के बारे में। यानी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रकार कितने होते हैं, तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के दो प्रकार होते हैं। पहला वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य मानवीय व्यवहार कतिपय वैज्ञानिक नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है। अधिकांशतः व्यक्ति समान परिस्थितियों में समान रूप से ही व्यवहार करते हैं। यानी जो मानवीय व्यवहार होता है वो वैज्ञानिक नियमों और विधियों के अनुसार संपन्न होता है। यानी अगर हम देखिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी वैज्ञानिक नियमों और प्रविधियों के अनुसार ही होगा। तो ये कहा जा रहा है कि जब मानवीय व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक नियमों और प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है तो अधिकांशतः व्यक्ति समान परिस्थितियों में समान रूप से ही व्यवहार करता है। यानी जब वैज्ञानिक प्रविधियों का यूज़ हो रहा है तो ये कहा जा सकता है कि ज़्यादातर व्यक्ति समान परिस्थिति में समान रूप से ही व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि विज्ञान संभवतः तथ्यों पर आधारित होता है। विज्ञान में कोई भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जाती जो तर्क संगत ना हो। विज्ञान में क्या होता है कि किसी भी समस्या के बारे में अगर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई, तो पहले उस समस्या के बारे में अवलोकन किया जाता है, उसका सामान्यीकरण किया जाता है, उसका विशेषीकरण किया जाता है, उसका पृथकीकरण किया जाता है, तत्पश्चात उसका तर्क संगत लॉजिक निकाला जाता है, तब उसके बारे में भविष्यवाणी की जाती। तो ये कहा जा रहा है कि जब मानवीय व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक नियमों और वैज्ञानिक प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है तो अधिकांशतः क्या होता है कि मतलब अधिकांशतः ज़्यादा व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है या उनका पर्सपेक्टिव होता है एक परिस्थितियों में ज़्यादातर सेम ही होता है, क्योंकि विज्ञान लॉजिक पर आधारित है। विज्ञान यूं ही हवा में बातें नहीं करता है। कॉम्ट, वेबर, पार्सन्स आदि विद्वानों का कहना है कि मानवीय अवस्थाओं में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। यानी जो ये वैज्ञानिक है, कॉम्ट है, वेबर है, पार्सन्स है, दुर्खीम है, ये सब विद्वान क्या कह रहे हैं कि मानवीय अवस्थाओं में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। कि कोई भी कारण मतलब कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका कारण होता है, और कोई कुछ कारण है तो ज़रूरी कार्य होगा। तो क्या कहा जा रहा है कि मानवीय अवस्थाओं में कार्य कारणों का संबंध पाया जाता है। तो इनमें से दुर्खीम के द्वारा अपनाया गया अध्ययन का जो तरीका था वो वैज्ञानिक था। यानी दुर्खीम ने इन परिस्थितियों को समझने के लिए जो तरीका अपनाया वो भी वैज्ञानिक था, क्योंकि इसमें समस्या को परिभाषित करना, उपकल्पना बनाना, समस्या को किस तरह से मतलब कि समझा जाए, उपकल्पना की जांच करना, परिणाम निकाले गए, निष्कर्षों का विश्लेषण करना कैसे कार्य सम्मिलित थे। तो इस्माइल दुर्खीम ने क्या किया कि वैज्ञानिक तरीका अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाया, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके के द्वारा हम समस्या को परिभाषित कर सकते हैं
मतलब समस्या को हम परिभाषित कर सकते हैं, उपकल्पना बना सकते हैं, समस्याओं को समझ सकते हैं कि समस्या कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से हुई, फिर उन उपकल्पनाओं की जांच भी कर सकते हैं और उपकल्पनाओं की जांच करने के बाद परिणाम भी जो परिणाम निकाले गए, जो निष्कर्ष निकाले गए, उनका विश्लेषण करके ये पता लगाया जा सकता है कि किस तरह के कार्य सम्मिलित किए गए थे। तो ये कहा जा रहा है कि दुर्कीम ने इन परिस्थितियों को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाया। दुर्कीम ने अपने अध्ययन में कार्य कारण पर विशेष बल दिया, जो उसके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सजीव प्रमाण है। यानी दुर्कीम ने अपने अध्ययन में कार्य कारण पर इतना मतलब बल दिया क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति इसीलिए अपनाई थी, इसलिए उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पता चलता है कि उन्होंने कार्य कारण पर अधिक बल दिया है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का ही आश्रय लिया जाता है। अब बात करते हैं मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र में उन उपागमों की ओर इंगित करता है जो समाज को इसमें रहने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण में समझना चाहते हैं। स्पष्ट है कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के पारस्परिक प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत है। यानी मानवतावादी या फिर मानविकी परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र में उन उपागमों की ओर ध्यान दिया जाता है जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण, उनकी समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं को समझना चाहते हैं, जो समझने में इंटरेस्ट रखते हैं। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के पारस्परिक प्रत्यक्षवाद और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत है। यानी ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का उल्टा है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या होता था कि कार्य कारण पर अधिक बल दिया जाता था और किसी भी समस्या के बारे में तर्क संगत बात की जाती थी, या फिर किसी भी समस्या के लिए अगर निष्कर्ष या फिर परिणाम में निकाला जाता था तो वो तर्क आधारित होता था। वैज्ञानिक विधियों और प्रविधियों का इस्तेमाल करके तर्क के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता था या फिर उसका विश्लेषण किया जाता था। लेकिन मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण, उनकी आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं को समझा जाता है। और मानवतावादी समाजशास्त्र वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के एकदम विपरीत है। यानी ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को सर्वप्रथम चुनौती यूरोप में गत शताब्दी के अंत में डिल्थे द्वारा अनुभाविक परंपरा के विरोध में दी गई थी। यानी समाजशास्त्र के जो प्रत्यक्षवादी या फिर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य थे, इसको चुनौती दी गई, यानी इसके संबंध में विरोध किया गया। तो वो यूरोप में गत शताब्दी के डिल्थे द्वारा अनुभाविक परंपरा के विरोध में दी गई थी। सामाजिक विज्ञानों में यह चुनौती अनुभाविक एवं प्रत्यक्षवादी परंपराओं को दी गई थी, जिसमें कॉम्टे एवं दुर्कीम भी सम्मिलित थे। यानी इन चुनौतियों के जो चुनौतियां हुई थी, जो कंपटीशन हुआ था, जो वाद विवाद हुआ था, जो डिबेट हुई थी, उसमें कॉम्टे और दुर्कीम भी सम्मिलित थे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मानविकी परिप्रेक्ष्य में मानवतावाद की महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए मानवतावाद की स्पष्ट जानकारी मानवीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भी आवश्यक है। तो मानवतावाद पर हमें सैद्धांतिक और सक्रियवादी दृष्टिकोण के विचार भी मिलते हैं। करते हैं समाजशास्त्र में मानविकी परिप्रेक्ष्य की विशेषता के बारे में। तो समाजशास्त्र में मानविकी परिप्रेक्ष्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, मानविकी परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, अनुभाविकवाद, गणनात्मक तथ्यों आदि पर आवश्यकता से अधिक बल दिए जाने के विरोध स्वरूप विकसित हुआ, अर्थात यह वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विपरीत अथवा विरुद्ध है। यानी मानवतावाद कैसे जन्म हुआ या फिर मानवतावाद कैसे उजागर हुआ या फिर विकसित हुआ, तो ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत इसको इसका जो जिन लोगों ने इसका विरोध किया था वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का, तो उन लोगों के द्वारा ही मानवतावाद का जन्म हुआ। तो बेसिकली ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अगेंस्ट विकसित हुआ। यह वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विपरीत एक विरुद्धता, यानी जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जो कठोरता बताई गई थी उसके विपरीत एक विरोध है। इसके अंतर्गत सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने के लिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन के स्थान पर विषयनिष्ठ अध्ययन पर अधिक जोर दिया जाता है। जो मानवतावाद है उसमें सामाजिकता को जानने के लिए, यानी समाज की जो समस्याएं, उनकी यथार्थता को ठीक से समझने के लिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन के स्थान पर विषयनिष्ठ अध्ययन पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी वस्तुनिष्ठ चीज़ों पर अध्ययन नहीं करना चाहिए, विषय विशेष
अध्ययन पर जोर दिया जाना चाहिए। इस परिपेक्ष के अंतर्गत यह स्वीकार किया जाता है कि सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, अतः उसे निर्मित एवं पुनर्निर्मित भी किया जा सकता है। इस कार्य को वैज्ञानिक परिपेक्ष के बजाय मानवीय परिपेक्ष अपनाकर ही किया जा सकता है। तो इस परिपेक्ष के द्वारा क्या कहा जाता है कि जो समाज की चीज़ें हैं वो यथार्थ स्थिर नहीं है, उसे निर्मित और पुनर्निर्मित किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड होती है, तो समाज में चीज़ें निर्मित और पुनर्निर्मित भी की जा सकती हैं। तो इस कार्य को वैज्ञानिक परिपेक्ष के बल्कि मानविकी परिपेक्ष अपनाकर ही किया जा सकता है। मानविकी परिपेक्ष में उपेक्षित और शोषित वर्ग, महिलाओं, बाल अपराधियों आदि के अध्ययन पर बल देकर समाजशास्त्री ज्ञान के उचित उपयोग की महत्ता को स्पष्ट किया जाता है। यानी वैज्ञानिक परिपेक्ष में केवल समस्या के समाधान पे या फिर कार्य कारण पर बल ज़्यादा दिया गया, लेकिन मानवतावादी परिपेक्ष में या फिर मानविकी परिपेक्ष में शोषित वर्ग की, महिलाएं, अपराधी, इन सब की प्रॉब्लम्स पर भी अधिक बल दिया गया। समाजशास्त्री ज्ञान के उचित मतलब यहाँ पे उपयोग किया गया और समाजशास्त्री ज्ञान को महत्ता भी प्रदान की गई। इस परिपेक्ष के अनुसार अध्ययनकर्ता स्वयं को सभी प्रकार के पूर्वग्रह अथवा पूर्व स्थापित मान्यताओं से पूर्णतः मुक्त रखता है, ताकि नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की तटस्थता, निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण किया जा सकता है। यानी मानवतावादी परिपेक्ष के जो अध्ययनकर्ता होते हैं वो खुद को हर तरह के बंधन से, हर तरह की सोच से मुक्त रखते हैं, हर तरह की मान्यताओं, बाधाओं से मतलब खुद को मुक्त रखते हैं। यानी रूढ़िवादी सोच को लेकर नहीं चलते, बल्कि अपग्रेड के लिए या फिर बदलाव के लिए सदैव तैयार रहते हैं, क्योंकि नवनिर्मित समाज यथार्थ की मतलब कि जैसे जैसे समाज डेवलप होता है, जैसे जैसे अपग्रेड होता है, वैसे वैसे उन अध्ययनकर्ताओं को उसे अपनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहला है, समाजशास्त्री परिपेक्ष से आप क्या समझते हैं? समाजशास्त्र के मानवतावादी परिपेक्ष के बारे में विस्तार से लिखिए। अथवा करके है, परिपेक्ष क्या है? समाजशास्त्र के मानवतावादी परिपेक्ष के विषय में विस्तार सहित लिखिए। अथवा करके है, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक पद्धति का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो विगत वर्षों में आए हैं, यानी 2004 में, 6 में, 2016 में। तो दोस्तों इनको अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा और अपने नोट्स में इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो देखिए लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।